2013-14 में 4500 रुपए हमारी थी। फिर हमारी सरकार ने जो है उसको 6500 कर दिया। फिर जो है एलजी मनोज सिन्हा आए, उन्होंने 9000 कर दिया। लेकिन क्या जिस तरह से आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ती रही, क्या महंगाई का रूप क्या उन तनख्वाहों के साथ जो है क्या वो कहीं ना कहीं बैलेंस बैठता था? हरमीत जी, अभी अकरम जी ने बहुत अच्छा बोला कि एलजी साहब ने बहुत बड़ा एहसान हम पर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो मैं अकरम जी की नॉलेज में कुछ चीजें लाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो ध्यान से सुने जरा। ये ना तो बीजेपी ने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है, ना एलजी साहब ने एहसान किया है। हमारे हिंदुस्तान का आइन कहता है मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल के अंदर मिनिमम बेसिस जो है वो रिवाइज होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मिनिमम बेसिस जो है ये एक रूटीन प्रोसेस है सरकार का। इसमें किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं है कि उन्होंने हमारा मिनिमम बेसिस बढ़ा दिया। ये इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है। और अकरम जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसीलिए मैंने रवि जी, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि ये महंगाई के साथ ये बैलेंस था जो ये कह रहे हैं, क्या महंगाई के साथ ये बैलेंस करता था? दूसरा मैं ये बता रहा था कि शायद अकरम जी को नॉलेज नहीं होगा इस बारे में कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 साल लगाए हैं एलजी साहब ने हमारा मिनिमम वेजेस रिवाइज करने में। 2017 नवंबर में हुआ था और 2022 अक्टूबर में पहली बार 5 साल के बाद हुआ है। अदरवाइज हमारी स्टेट के अंदर 3 साल के बाद मिनिमम वेजेस रिवाइज होता था। और अकरम जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महंगाई दर जो बढ़ी थी वो 40% बढ़ी थी और हमारी जो वेजेस बढ़ी है वो 38% बढ़ी है। उसमें भी 2% का कट जो लगाया है वो हमारे एलजी साहब ने लगाया है। 2% हमारा खा गए हैं। दूसरी बात आपको एक जानकारी के लिए और बता दूं कि आप शायद एक बार डाटा निकाल के देख लें, 2014 में एमएलए की कितनी सैलरी थी, एमएलए की कितनी सैलरी थी, मेंबर पार्लियामेंट की कितनी सैलरी थी, और आज 2024 में उनकी सैलरी पे भी जरा गौर करें। और जो आटा आप लोग खाते हो, जो हर घर की जरूरत है, हर परिवार की जरूरत है, वो 2014 में कितने का था और आज कितने का है, इस बारे में भी ध्यान रखिए जरा। ठीक है, आपको हो सकता है कि उनके साथ कोई हमदर्दी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर किसी ने एहसान किया है या हम जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम अपनी रेगुलाइजेशन मांग रहे हैं 30 साल के बाद। ये कानूनी 7 साल के बाद मिलनी चाहिए थी। हम लोग काम करते हैं। रही लैंड ओनर की बात, लैंड ओनर के साथ सबसे बड़ा धोखा कब हुआ, जब 2013 में उनके ऑर्डर किए गए, 2017 में उनसे जब रजिस्ट्रियां करवाई गई और उन रजिस्ट्रियों के ऊपर लिखवाया गया गिफ्ट डीड। और मुझे लगता है कि यही बात मैं पूछ रहा था, क्योंकि आज की ब्यूरोक्रेसी जो है, आज की सत्ता पक्ष जो है वो यही कहती है कि ये लैंड इनको गिफ्ट की गई है। हाँ, अकरम जी लैंड ओनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उस वक्त ही अकरम जी को इस चीज में गौर करना चाहिए था और इसका नफा नुकसान के बारे में सोच के उसी वक्त ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि लैंड गिफ्ट नहीं होती। जब आप किसी को कोई भी चीज गिफ्ट दे देते हो, फिर आप उसके बदले में आप उसका हरजाना या कोई भी चीज उसके बदले में मांग नहीं सकते। वो धोखा जो हुआ है वो लैंड ओनर का साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। एक रजिस्ट्री, लेकिन रवि जी यहाँ तो एस्टेट लैंड ओनर की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन रवि जी यहाँ पे एस्टेट डिपार्टमेंट है। एस्टेट डिपार्टमेंट के पास तो 3-3 कैबिनेट के जो है डिसीजन पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ कोई इंसाफ नहीं। लैंड ओनर्स ने अपनी जमीनें दे दी, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं। जो जल शक्ति विभाग जो है, जो शशि जी बैठे हुए हैं, इनके साथ तो ये अभियान चलाया जा रहा है कि हर घर जो है वो नल जो है वो लगाया जाएगा और पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं इन तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन अभी मैंने ये चीज देखी कि आप लोग जो है बटे हुए हो, हर एक जगह पे अलग अलग रूप में बटे हुए हो, अलग अलग सोच में बटे हुए हो। बैनर जो है वो अलग अलग है और हर बैनर जो है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार के पास इस समय यही एक फायदे का है कि आप लोग जो है वो आपस में यूनाइट नहीं है कहीं ना कहीं? क्या सरकार के लिए ये एक एडवांटेज है? बिल्कुल हरमीत, इसमें 1% भी जो है वो झूठ नहीं है।
मैं खुले दिल से इस चीज को मानता हूं कि अगर आज तक डेली वेजर कामयाब नहीं हुआ तो उसका कारण ही यही है कि हमारे अंदर अपने हक की लड़ाई के लिए कम लोग निकलते हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए लीडरशिप बड़े कम लोग लीडरी करते हैं, सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए अपनी लीडरशिप के लिए लड़ते हैं, जो सबसे बड़ा कारण है कि जो डेली वेजर आज तक धक्के खा रहा है। नहीं तो इतिहास गवाह है, 94 से पहले जितने भी लोग परमानेंट हुए हैं वो लड़के हुए हैं, एजिटेशन करके ही हुए हैं। आज आप देखें 47 डिपार्टमेंट है और सभी साइलेंट है, जैसे मैंने आपको दिन में भी बोला था, सभी साइलेंट है, किसी को कोई हम अपने हक के लिए नहीं लड़ना है। कल मैं परसों एक इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल पर रविंदर रैना जी का, और वो वहां मीडिया पर्सन की तरफ से सवाल उठाया गया कि क्या डेली वेजर गरीब नहीं, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो वो रविंदर रैना जी किसी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं वो देखो डेली वेजर, वो शायद मैं नहीं जानता कि वो पॉलिटिकल स्टंट था या उसकी सच्चाई थी। वहां से एक आवाज आती है कि जब रविंदर रैना जी की कलम में ताकत आ जाएगी तो डेली वेजर पक्के हो जाएंगे। भाई हम डेली वेजर डिपार्टमेंट, मतलब ये तो रवि जी फिर ये तो वो बात होगी कि देश का प्रधानमंत्री जो बोल रहा है वो उसका कद कम है और रविंदर रैना का कद ज्यादा है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललकार रैली में ये कह रहे हैं कि हमारी पहली कैबिनेट में जो है हम जो है वो डेली वेजर पक्के कर देंगे, तो एक बंदा ये कह रहा है कि जो देश का प्रधानमंत्री का कद छोटा है उनके पास कलम छोटी है, लेकिन रविंदर रैना जी की जो कलम है उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, और जब रविंदर रैना चाहेंगे तो वो हो जाए। तो मतलब रविंदर रैना भी चाह नहीं रहे क्या? अभी रविंदर रैना जी का दिल नहीं माना कि डेली वेजर पक्का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई घबराया नहीं है। अगर ये लोग चाहें तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इनकी बात अनसुना करेगी? कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा नुकसान देखा जा रहा है कि डेली वेजर को गुमराह करके वोट एक बार फिर लेना है वो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे आज भी डेली वेजर साथी जो हैं, आज भी कुछ लोगों को दिली हमदर्दी जो है वो बीजेपी से है, जो एक बड़ा कारण है कि जिस वजह से बीजेपी को शायद ये लगता है कि वो दोबारा सत्ता में आ सकती है, क्योंकि डेली वेजर जो है वो आज भी बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि जो अपने बच्चों के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता वो उसका जिंदा रहना या उसका इस धरती पे जन्म लेना ही बेकार है। और हम तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अगर जन्म लिया है अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और किसी के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं। हमारा हक बनता है रेगुलराइजेशन। आखिरी सवाल जो है आप चारों से एक बार पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल। शशि जी, अगर आवाज नहीं आ रही है अगर आपकी, तो क्योंकि 2 बार मैंने आपसे बात की, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं चाह रहा था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो डेली वेजर्स है वो जनता तक और अपने डेली वेजर तक और जिन सत्ता पक्ष के लोगों ने आपसे वादे किए हैं और ब्यूरोक्रेसी ने जो आपके साथ किया है वो उन तक वो मैसेज पहुंचे। मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, क्या लग रहा है अब हल हो जाएगा? शशि जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी हरमीत जी सर आगे सर देखिए, अगर इन्होंने हल नहीं किया तो आने वाले समय में देखिए ये खुद ही के साथ क्या हाल होगा, उनसे पूरी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। चलो शशि जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मैं आपसे मिलकर जो है आपकी पूरी जो डेलीगेशन है उनसे मिलकर जो है आपका इंटरव्यू करेंगे और आपकी आवाज जो है वो जनता तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपसे बात जो है इस समय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लैंड ओनर और लैंड ओनर जी के बात में आता हूँ। अकरम जी, अब आपने तो ये कह दिया कि हमने शुक्रिया अदा जो है वो किया, आपने 2013 का, आपने 17 का भी किया। हालांकि ये डेली वेजर को पक्का करने की जो रिवायत है वो 7 साल के अंदर, 7 साल के बाद जो है वो डेली वेजर को पक्का करना होता है, लेकिन आपका जो हिस्सा है वो डेली वेजर से थोड़ा सा अलग है। लेकिन जब आपने ये भी कह दिया कि हमने अपनी जमीनें दी हैं, और जो बात रवि हंस जी ने कही कि गिफ्ट डीड के तौर पर जो आपके साथ लिखाया गया कि आपने गिफ्ट डीड दे दी,
गिफ्ट डीड में का मतलब हो गया कि ना आप जॉब के लिए उनको कोई जो है वो कर सकते हो आप उनके साथ कि भाई आपने हमें जॉब देनी है या आपने हमें पक्का करना है या हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए। अब ये चीजें तो होने नहीं वाली। गिफ्ट डीड को लेकर आप क्या रखते हैं? और क्या 24 में लैंड ओनर को जो जितने भी लैंड ओनर 3000 जो आप लैंड ओनर हो, आपको लग रहा है 3000 में कुछ लोगों को ही जो है वो पक्का कर दिया जाए? देखिए हरमीत जी, जो रवि हंस जी ने बात की है, मैं इनकी बात से किस हद तक सहमत हूं ये बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, गिफ्ट डीड हमने जब जमीन दी है, हमने बाज़ाब्ता उसका एफिडेविट दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि 4th क्लास जो परमानेंट मुलाजिम है उसके बदले में हम जमीन दे रहे हैं। ये मिसकंसेप्शन है और ये गलत परसेप्शन जो है ये बनाया जा रहा है लैंड ओनर्स के को लेकर। लेकिन ये बना हमारे पास देखिए, ये बना रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है लैंड ओनर के लिए। ये एक बड़ा मुद्दा है कि अगर ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, अगर ये नैरेटिव किया जा रहा है तो किसकी तरफ से किया जा रहा है? क्या ये ब्यूरोक्रेसी सेट कर रही है? क्या ये सत्ता पक्ष के लोग सेट कर रहे हैं? क्या ये आप लोग सेट कर रहे हैं या ये कोई और लोग सेट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही समझने की बात है। यहाँ पे मुझे ये कहा गया कि शायद ये किसी के साइड ले रहे हैं। देखिए इसमें साइड का क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अकरम जी देखिए हमारा मकसद है कि डेली वेजर चाहे जिस भी रूप में है, डेली वेजर चाहे लैंड ओनर के रूप में है या डेली वेजर के जितने 47 डिपार्टमेंट है, हमारा मकसद इस खबर को करने का ये है, मेन मोटिव ये है कि डेली वेजर जो है इकट्ठे हो जाए। जो रवि हंस जी ने सुबह मेरे से बात की कि 30,000 डेली वेजर अगर एक साथ एक जगह पर बैठ जाए, उसमें चाहे लैंड ओनर हो, चाहे आप फिशरी डिपार्टमेंट के हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट के हो या किसी भी डिपार्टमेंट के हो, जिस दिन वो एक साथ हो जाएंगे उस दिन हो जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं आपसे ये मैं बात आपकी अग्री नहीं करूंगा कि अगर आप किसी पर ये लगाएंगे कि किसी से लगाव है। लगाव की बात नहीं है। जो आपने बात बोली 4500, 6500 और 9000, लेकिन ये इन्फ्लेशन रेट, और ये बात रवि जी ने बिल्कुल सही बोली कि हर 2 से 3 साल में जो है इसको रिवाइज किया जाता है। इसमें सरकार का एहसान मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा यहाँ पे। जी रखिए। देखिए जब से जमीनें ली है लैंड ओनर, तब से डेली वेजर का हिस्सा रहा है 2018 बिल्कुल। देखिए डिस्क्रिमिनेशन कहां पे हुई है, मैं आप क्लियर करना चाहूंगा। 2013 में हमारे ऑर्डर होते हैं, जबकि 94 के बाद एक करके ऑर्डर हुए हर डेली वेजर के, लेकिन लैंड ओनर को इग्नोर किया गया बार बार और लाया गया 2013 तक खींचकर। ठीक है, और अगर हमारी यही यूनियन थी या कोई भी यूनियन थी, जैसे इन्होंने कहा कि अकरम साहब को तब इस चीज को नोट करना चाहिए था कि हमें क्या कौन सी नौकरी दे रहे हैं। 13 में फिर हमारे ऑर्डर होते हैं, 13 के बाद हमारी सैलरी जो आती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। कौन ले जाता है वो सैलरी? और जाते जाते 2018 में यही फर्क है यहाँ पे। 2018 में हमारी जो सैलरी है उसके बाद कंटिन्यू होती है, उससे पहले वाली सैलरी हमारी जो कि है वो बढ़ गई है। आज भी वो, मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, वो बांटी गई है। और वो कौन लोग, किस पे बांटी गई है? किस पे बांटी गई है? ये मुद्दा ही नहीं है ना हमारे बिखराव का कोई मुद्दा है। लेकिन जब लैंड ओनर को हक ही नहीं मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे, 2018 में मैंने फिर कोशिश की अलग लड़ने की। मैंने ये नहीं है खुदा ना खास्ता मैं इसको ये कहता हूं कि हम अलग अलग हैं, बल्कि हमारी अपनी शर्तें हैं। मेरे जो लैंड ओनर है, मैं रवि हंस जी से पूछना चाहता हूं, 2015 तक जिन्होंने जमीनें दी हैं उनके कागजात सारे तैयार थे, उनके ऑर्डर नहीं हुए, और बाकियों के ऑर्डर हुए, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, क्यों हुए? लेकिन हमारे लैंड ओनर के क्यों नहीं हुए? क्या वो क्या वो किसी अफसर के रिश्तेदार नहीं थे? क्या वो उनके खाना पकाने वाले नहीं थे? क्या वो किसी सियासी पार्टी के वर्कर नहीं थे? तो हुए है ना डिस्क्रिमिनेशन।
डिस्क्रिमिनेट किया गया है हमें। अगर भी मैं एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप थोड़ा दायरे से इस चीज को सुने। मैं आपको ये बार बार ये बोल रहा हूँ, देखिए लैंड ओनर के साथ भी डेली वेजर जुड़ा हुआ है, पीएचसी के साथ भी डेली वेजर जुड़ा हुआ है, एस्टेट के साथ भी डेली वेजर जुड़ा हुआ है। ये अगर आप लोग आपस में ही अगर ये छीटाकाटी करते रहेंगे आप लोग, तो मुझे लगता नहीं है, फिर मुझे रवि जी की बात को जो है वो सहमत देना पड़ेगा कि अगर हम आपस में ही ये चीजें करते रहेंगे तो सरकार के पास बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों को रेकॉग्नाइज ना करने का। बिल्कुल, ये हुआ है, ये करने की बात नहीं है, ये हुआ है। और जिसको हम अब रिकवर कर रहे हैं, जिसकी रिकवरी अब हो रही है, जो हुआ है उसकी रिकवरी अब हो रही है। अब हमें सैलरी हमारी है, कहां के जाती है वो सैलरी? हमारी जो सैलरी है लैंड ओनर्स की कहां गई है? और मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए जब सवाल उठते हैं सच्चाई पे उठने चाहिए। कुछ लोग हैं हमारे ही हैं, टिबेटियन भी सेम है, आईटीआई भी सेम है, हम भी सेम है, दूसरे भी सेम है। लेकिन जब हम आपसू में हम ये चीज देखते हैं, किसी डेली वेजर की 4 महीने की बकाया है, किसी की 10 महीने की बकाया है, लैंड ओनर्स की 52 महीने की बकाया है, जम्मू की 17 महीने की, कश्मीर की। ये वेरिएशन क्यों है? जिसका जितना चला, जिसने जो अप्रोच लड़ा सका उसको सैलरी मिली है। और मैं इसका प्रूफ दूंगा, हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ये इसकी वेरिफिकेशन करे किनकी सैलरी, अगर सैलरी सबको सेम आती थी तो वेरिएशन क्यों है? फिर ये तो हुआ है, डिस्क्रिमिनेट तो हुआ है लोग। रवि जी मैं एक चीज आपसे एक चीज मैं क्लैरिटी आपसे लेना चाहूंगा। मैंने पहले भी आपसे कई बार ये सवाल पूछा है कि जो 70 महीने की और 80 महीने की जो आप सैलरी जो बोलते हो कि पेंडिंग है, ये आपकी क्या 2015 से पहले की पेंडिंग थी या 2015 के बाद की पेंडिंग हुई है? एक तो ये सवाल मेरा आपका रहेगा। और दूसरा सवाल जो है, जो आप मिनिमम वेजेस की बात करते हैं कि मिनिमम वेजेस जो एक्ट की जो बात करते हैं, हमने देखा गृह मंत्री यहाँ पर आए थे, एक्ट को लेकर कुछ भी बातचीत हुई नहीं। जो रेट्स मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो क्या इन पर भी कोई बातचीत जो है हो रही है? रेगुलर बातचीत तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इन मुद्दों पर भी कोई बातचीत आगे बढ़ती है? हरमीत जी, पहले 2-3 चीजों का मैं जवाब देना चाहूंगा। अकरम जी ने बहुत अच्छी बातें, बड़े बेहतर सवाल जो है वो पूछे हैं कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ। बहुत अच्छी बात है और ये सवाल होना भी चाहिए था। तो मैं ये बताना चाहता हूं, शायद अकरम जी भी मुझे लग रहा है कि ये पुराने ही लगे हुए हैं, ये नए नहीं है। अकरम जी को याद होगा 2014 तक एक ही कैटेगरी हुआ करती थी, डेली वेजर। तब डेली वेजर को डिवाइड नहीं किया गया था। चाहे आईटीआई वर्कर था उसको भी डेली वेजर कंसीडर किया जाता था, चाहे कोई नीड बेस था उसको भी डेली वेजर ही कहा जाता था, चाहे लैंड ओनर था उसको भी डेली वेजर ही कहा जाता था। और पुराने लोग ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुराने लोगों की सैलरी डिवाइड हुई है, क्योंकि जो 2005 से पहले लोग लगे हुए थे उनकी सैलरी मंथली आती थी। वो चाहे लैंड ओनर था, चाहे सीपी वर्कर था, चाहे डीआरडब्ल्यू था, जो भी था उनकी सैलरी आती थी। 2005 में एक हमारे उस वक्त चीफ इंजीनियर साहब की तरफ से एक लेटर निकला था, जब पीडीपी की सरकार आई और एफआरओ 239F निकला। 239F के तहत 5 डिपार्टमेंट्स को डेली वेजर लगाने के लिए अथॉरिटी दी गई थी और उसमें आईटीआई वर्कर को प्रेफरेंस देने की बात कही। जो डिपार्टमेंट ने आईटीआई वर्कर लगाए उनकी सैलरी जो है वो डीसी हेड में आती थी, लेकिन जो नीड बेसिस या कैजुअल लेबर वर्कर डिपार्टमेंट ने एंगेज किए उनकी सैलरी का कोई प्रावधान नहीं था। जो मेन कारण था, जो हमारी थोड़े लोगों के 5-6 हजार लोगों के पैसे सरकार की तरफ से आते थे, वो पैसे डिवाइड होना शुरू हुए, जिसकी वजह से हमारी सैलरी रुकना शुरू हुई। और जो पेंडिंग आज हम 70 महीने की मांग रहे हैं वो सैलरी 2005 के बाद रुकना शुरू हुई। बिल्कुल। होता क्या था, जब लोग कम थे तो साल में 10 बेसिस मिल जाती थी। जैसे जैसे संख्या बढ़ती रही, डिपार्टमेंट के अंदर लोग आते रहे, वो सैलरी रुकना शुरू होती गई। फिर साल में 8 बेसिस पे बारी आ गई, फिर साल में 6 बेसिस पे बारी आ गई। फिर आते आते हमारे एक यहाँ नई लीडरशिप का जन्म हुआ, जिन्होंने आईटीआई वर्कर को भी डेली वेजर सीपी वर्कर्स के साथ क्लब करवा दिया
जब वो क्लब हो गए तो उनका जो पैसा आता था वो पैसा गवर्नमेंट ने अलग से देना बंद कर दिया, जिस वजह से पेंडेंसी जो है वो एकदम से बढ़ गई और 2018 में ओनली 1 महीने की सैलरी जो है वो वर्कर को मिली थी। लेकिन अकरम जी को मैं ये बताना चाहता हूं, तब हम लीडर नहीं थे, तब लीडर कोई और था। हमने लीडरी शुरू की है 2019 के बाद। हमने भी आप ही की तरफ मजबूर होकर के लीडरशिप में आए हैं, क्योंकि जब 2018 में 1 महीने की सैलरी मिली तब हमें लगा कि अब तो सत्यानाश हो चुका है, अब खुद हमें आगे आना पड़ेगा। और उसके बाद ही हमने ये जो ग्रो करना शुरू किया। मैं अपने सभी डेली वेजर साथियों को इस बारे में उनका शुक्रिया भी करना चाहता हूं कि हमने 2019 में शुरू किया और 19 में हमने 10 महीने की सैलरी ली, 20 में 11 महीने की सैलरी ली और 21 से हम कंटिन्यू 12 महीने की सैलरी जो है वो ले रहे हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास 22,000 में से 20,000 पीएचई का डेली वेजर अगर समर्थन करता तो हम आज तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी भी ली चुके होते। रेगुलाइजेशन पॉलिसी या डिमांडें लीडर हल नहीं करवाते। लीडरों का सिर्फ काम है आपकी बात को टेबल के ऊपर सही तरीके से प्रोजेक्ट करना। वर्कर लड़ता है, जितना वर्कर ने साथ दिया इतना हमने हासिल किया है, लेकिन हमारी मंजिल अभी काफी दूर है। इसके लिए डेली वेजर, जब तक मैंने पहले भी कहा, दिन को भी कहा था कि कसूरवार डेली वेजर है। डेली वेजर जिस दिन 30,000 35,000 की संख्या में 60,000 तक निकल के बाहर आ जाएगा तो ये मंजिल बहुत दूर नहीं है। ये खुद डेली वेजर को तय करना होगा कि डेली वेजर को गुलामी में जीना है या अपने हक लेना है। और आपने एक सवाल हरमीत जी पूछा था हमारे एस्टेट डिपार्टमेंट के साथियों की तरफ का, तो मैं पहले उसमें नहीं बोल पाया। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ा धोखा अगर हुआ है तो वो इनके साथ हुआ है। और इस बारे में मेरी पर्टिकुलर एलजी साहब से भी जब हम मिले थे तब भी बात हुई थी और इनकी बात मैंने काफी जगह पे ये कहा है कि इनकी वेरिफिकेशन तक हो चुकी है। इनकी फाइलों में सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ उस वक्त मतलब यहाँ तो सिर्फ एक पेन की स्याही, एक साइन करना और इनका पक्का है बस। एक साइन की जरूरत थी और मुझे लग रहा है इनकी 2020 में या 21 में शायद मई महीने में इनकी फाइल सबमिट हुई थी सेक्टर के अंदर। और कंप्लीट फाइल जिसमें सीआईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट है, थाने की वेरिफिकेशन, आईबी की, हर एक एजेंसी की वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बावजूद सिर्फ सियासत की वजह से जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही एसआरओ 520 चलता रहा। 578 लोगों को रेगुलराइज किया गया। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, जो आपने ये कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा श्योरिटी में है कि हम सत्ता में ही आएंगे। और अब उन्होंने वोट बैंक, मैंने सुबह भी आपसे पूछा था, अब उन्होंने वोट बैंक एक नया तैयार कर लिया हुआ है। अब डेली वेजर के वोट बैंक का इतना कोई मतलब लगता नहीं है कि अब डेली वेजर जो है वोट दे या ना दे। आप तो 10 लाख की बात करते हो, आप तो बहुत बड़े बड़े वोट बैंक जो है, पहाड़ी का वोट बैंक है, गुज्जर वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक अभी उन्होंने अब अपनी तरफ कर लिया है। तो लग नहीं रहा, आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है? क्योंकि मैंने एक ये भी सवाल आपसे किया था कि अगर कई लोग ये कह रहे थे आपके वहां पर कि अगर हमें डेली वेजर के तौर पर पक्का कर देते हैं, अब भी हमें पक्का कर देते हैं, तो हमारा वोट जो है वो बीजेपी को ही जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर बीजेपी पक्का कर दे, अंदर को क्या चाहिए? 2 आंखें, भूखे को क्या चाहिए? रोटी। हमारी लड़ाई ही सिर्फ रेगुलाइजेशन की है। और आपने जैसे कहा कि इन्होंने बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है, तो हरमीत जी मैं आपको बता दूं, ना पहाड़ियों को स्टेटस देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना ओबीसी को रिजर्वेशन देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता जो है वो डेली वेजरों के घरों से होकर, डेली वेजरों की गलियों से होकर गुजरता है। ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तो बन सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिना डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के मैं चुनौती देके कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती, चाहे जो मर्जी कर ले, क्योंकि हम भी पीएचई के डेली वेजर हैं। हर घर में हमारा आना जाना रहता है। और अगर मुझे लगता है कि कभी इनके कुछ नेता अगर आ जाते हैं हमारे साथ डिबेट में, तो लाइव में बात हो तो ज्यादा मजा आता है। बात तो हमने काफी बार कोशिश तो काफी बार करते हैं डिबेट में बुलाने की, लेकिन आजकल आते नहीं है डिबेट में।
हाँ, उनको अपनी करतूतों का पता है तो डिबेट में आएंगे कैसे, क्योंकि झूठ ही है, आगे पीछे मीडिया में झूठ बोल के निकल जाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि पता इनको भी है कि बिना डेली वेजर के समर्थन के भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं बना सकती। मुख्तार जी से बात करेंगे। मुख्तार जी, स्टेट डिपार्टमेंट का प्रदर्शन भी जो है अब बंद ही होते दिख रहा है, क्या कोई डर खौफ? हरमीत जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो सवाल किया स्टेट डिपार्टमेंट का, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर 450 टोटल मुलाजिम है, और हम आज भी जितने भी मिले, हमारे रवि जी हैं बैठे हैं, अकरम जी बैठे हैं, तो चलो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनको आज भी कहना चाहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेली वेजर है, कल ही अगर ये फैसला लेते हैं तो हम राजभवन के बाहर जाने के लिए धरना प्रदर्शन के लिए स्टेट डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट होगा जो एक आईजी के खिलाफ जम्मू कश्मीर की सरकार और बीजेपी की सरकार 4 मार्च को, ये तो मुख्तार जी अब 4 मार्च को ही होगा ना, अब तो 4 मार्च का आंदोलन हो गया। अब तो देखना ये है कि जो रवि हंस जी ने कहा कि 47 डिपार्टमेंट है, वो दिखते नहीं है कहीं पर, दिखते तो वही है 400-500 जिनको लाठियां भी पड़ जाती है, एम्बुलेंस में भी बैठ के चले जाते हैं, हताश होकर भी घर चले जाते हैं। ये तो 4 मार्च वाले दिन पता चलेगा ना कि कितना बड़ा आंदोलन होगा, और सरकार उस आंदोलन से जो है कुछ निर्णय लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि अगर अब 2024 के चुनावों से पहले इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और तो भी अगर निर्णय नहीं लिया गया, तो फिर तो मुझे लग रहा है शायद ये 25 साल की नहीं 50 साल की लड़ाई जो आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। हरमीत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे रवि जी जो बैठे हैं, और मैं आज भी इनसे, हमने पहले भी एहतजाज इकट्ठे किए और मुजाहरे किए, और मैं दावत देना चाहता हूं कि एलजी मनोज सिन्हा के जो गेट है वहां पर जाने के लिए 4 तारीख का प्रोग्राम बनेगा, तो स्टेट डिपार्टमेंट भी उसमें कूद पड़ेगा और अन्य डिपार्टमेंटों को भी अपने साथ लेकर एलजी राजभवन का घेराव करने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करूंगा लैंड ओनर अकरम शाह जी अगर कुछ बोलना चाहते हैं, आखिर में अगर अकरम जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर रवि हंस जी इसको बोलकर जो है खत्म करेंगे इस डिबेट को। जी, हरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं रवि हंस जी का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये चीज मानी कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट था, और 19 में उन्होंने जो ये कयादत है बढ़ाई है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो पहले हुआ है माना उन्होंने। चलिए रवि जी, आखिरी मिनट है, आप कुछ बोलकर अगर खत्म करना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये डेली वेजर जो है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को सत्ता पक्ष तक भी जो है वो पहुंचना और ब्यूरोक्रेसी को पहुंचाना आप लोगों का ही फर्ज है। लिहाजा आपने कहा कि बीजेपी कुछ लोगों का सहारा लेकर आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा है, बड़े वो उनका हक है, अगर वो कुछ करके दिखा के आगे बढ़ रही है तो अच्छा है, लेकिन ये जो हम लोग हैं, लैंड ओनर हो चाहे ये डेली वेजर हो, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हमें किसी भी सियासत में नहीं पड़ना है ना, इन सवालात ये सवालात हमारे नहीं है, वो सियासी पार्टियां क्या करें क्या ना करें, लेकिन जो हमारा हक है ये उनको अदा करना होगा, आज नहीं तो कल। वो ये ना समझे कि शायद हमें इग्नोर करके वो आगे बढ़ेंगे, हक देना पड़ेगा उनको, जवाब भी उनकी है, जो भी आएगा। समय की थोड़ी सी लिमिट है। जी रवि जी, आखिरी कंक्लूजन करके इसको फिर खत्म करेंगे। हरमीत जी, मैं आखिर में आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम जो जितने भी डेली वेजर साथी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि साथियों, ये लड़ाई उस सरकार के साथ है जिस सरकार ने 3 कृषि कानूनों को बदलने के लिए 760 लोगों की बलि ली थी, और तब जाकर के 1.5 साल के बाद उन कानूनों को बदला था, जिनके लिए लोग 1.5 साल सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इतनी संख्या में दिन रात धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे, 750 लोगों की बलि ली, तब जाकर के सरकार की आंखें खुली। तो अगर कोई डेली वेजर ये सोचता है कि 1000-2000 लोगों के धरना प्रदर्शन करने पे ये सरकार झुक जाएगी, तो ये आपका सोचना गलत है। आप हर किसी डेली वेजर को अपने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलाइजेशन सबको चाहिए, हक सबको चाहिए, तो लड़ाई भी सबको लड़नी पड़ेगी। इस गलत फहमी से बाहर निकले कि हम आपको रेगुलाइजेशन दिला सकते हैं,
लीडरशिप आपको रेगुलाइजेशन दिलवा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। लीडरशिप तभी आपको आपका हक दिला सकती है जब आप लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे। कि आपको फैसला करना है कि आने वाली 4 मार्च को डेली वेजर कितनी संख्या में निकलता है और कितने जुनून के साथ अपनी लड़ाई के लिए निकलता है, क्योंकि अब डेली वेजरों के पास समय बहुत कम है और यही सही समय है जब सरकार के ऊपर अगर डेली वेजर प्रेशर बनाने में कामयाब होते हैं तो डेली वेजर की जिंदगी बदल सकती है।